नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे हम लोग ग्रुप डी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका साइंस का क्वेश्चन को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिए गए आकार का एक घटक जिसका प्रतिरोध कम होता है कहलाता है सुचालक कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ऐसा कारक है जो किसी निकाय को गतिमान अवस्था में लाता है या लाने का प्रयास करता है। तो ये बल का डेफिनेशन दिया हुआ है, तो अपना ऑप्शन 1 होगा बल। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? तो ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित या विकिरित करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल गुना विस्थापन डैश के बराबर होता है। तो कार्य वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बल इंटू विस्थापन को कार्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह आवर्त सारणी के 16वें समूह से संबंधित तत्व है जिसका उपयोग वल्कनाइट रबर के निर्माण के लिए किया जाता है। यह तत्व गर्म एवं सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। यह कौन सा तत्व है? तो सल्फर मिलाया जाता है रबर को वल्कनाइट करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुक्राणु कहाँ बनते हैं? शुक्राणु वृषण में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल सवार 10 मीटर तक फिसलते हुए रुकता है। इस प्रक्रिया के दौरान साइकिल के कारण साइकिल पर लगा ब्रेक 200 न्यूटन है और यह गति का प्रत्यक्ष प्रतिरोध है। साइकिल द्वारा सड़क पर किया गया कार्य बताना। तो कार्य का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का वैल्यू जो mg का मान है, यानी कि डायरेक्ट दिया हुआ है फोर्स का वैल्यू 200 न्यूटन है। 200 गुना 10 2000, लेकिन सही ऑप्शन 0 है। इसके लिए जो फोर्स होता है, फोर्स mg लग रहा है और जो विस्थापन है इस डायरेक्शन में होगा। तो जब फोर्स और विस्थापन के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो इस केस में वर्क डन का वैल्यू जो कार्य किया जाता है उसका वैल्यू 0 होता है। इसलिए इसका ऑप्शन 2 सही होगा, 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सतह पर वस्तु द्वारा लगाया गया प्रतिरोध किसके बराबर होता है? तो वस्तु के भार के बराबर होता है, क्योंकि ये कोई सतह है, इस पे कोई वस्तु रखा हुआ है तो इस पे एक ही फोर्स लगता है। इसके कारण जो पृथ्वी के गुरुत्व के चलते mg, तो वस्तु द्वारा सतह पे जितना फोर्स लगेगा सतह उस पे उतना ही फोर्स लगाएगा। तो वस्तु के भार के बराबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्यूटाइन का आणविक सूत्र क्या है? तो अपने पास हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए 3 तरह के कंपाउंड होते हैं। एक जिसके लास्ट में ANE लगा हुआ होता है, दूसरा जिसमें ENE लगा होता है और तीसरा जिसमें YNE लगा होता है। ANE में सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, ENE में डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में और YNE में ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में। इसका फार्मूला लिखने के लिए जनरल जो फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। इसका CnH2n होता है और इसका CnH2n-2 होता है। तो अपने पास ब्यूटाइन का पूछा है, तो ब्यूटाइन का ई वाला YNE वाला पूछा है। तो ब्यूट का 4 होता है तो C के जगह पे यहाँ पे 4 डालेंगे N के जगह पे और H का वैल्यू 4 दूनी 8 -2 6, यानी कि C4H6 ऑप्शन नंबर 3 अपने पास सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैरली की आवर्त सारणी में आदर्श गैसों की स्थिति क्या थी? तो उस समय तक आदर्श गैस की खोज नहीं हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही प्रतिक्रिया के साथ निम्नलिखित को जोड़ें।
कोबाल्ट है तो कोबाल्ट का परमाणु संख्या CO, कॉपर का, तांबा का Cu, सल्फर S और सोडियम Na। इसका हम लोग परमाणु संख्या भी देख लेते हैं। सल्फर का 16 होता है, कोबाल्ट का 27, सोडियम 11 और कॉपर 29। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनिक वह विशेषता जिसमें एक समान प्रबलता और पिच की दो ध्वनियों के बीच अंतर बताया जा सकता है, तो उसको गुणवत्ता बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई वस्तु अनंत पर है तो उत्तल लेंस के कारण निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो उत्तल लेंस या फिर अवतल दर्पण, दोनों का सिचुएशन एक ही होता है, तो एक का देखेंगे और दोनों का ध्यान रखेंगे कि दोनों में सेम ही होता है। तो मान लीजिए कोई अवतल दर्पण ऐसा है, उत्तल लेंस, ये अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे मुख्य फोकस P है, F1 2F2 2F1 और मुख्य फोकस इधर पे होता है उत्तल दर्पण में, F2 2F2। तो अब देखते हैं, ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे रखते हैं। मान लीजिए फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इनफाइनाइट पे, सेकेंड केस में ये अपना पहला है, दूसरा में इनफाइनाइट और 2F1 के बीच में दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन अपने पास होगा कि 2F1 पे होगा, चौथा पोजीशन होगा 2F1 और F1 के बीच में, पांचवा पोजीशन होगा, पांचवा पोजीशन अपने पास होगा F1 पे, छठवां पोजीशन F1 के अंदर, F1 और P के बीच में। अब सबका इमेज देखते हैं बारी बारी से, कलर दूसरा ले लेते हैं इमेज को दिखाने के लिए। तो जब ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट पे होगा, यानी 1 का इमेज फोकस पे बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा, और उल्टा बनता है, वस्तु से बहुत ज़्यादा छोटा होता है, पॉइंट साइज का इमेज बनता है इनफाइनाइट के F2 पे। इनफाइनाइट 2 नंबर का, यहाँ पे 1 नंबर का पोजीशन इमेज बना। जो इनफाइनाइट और F1 के बीच का है वो F2 और 2F2 के बीच का बनेगा, वस्तु से छोटा होगा, उल्टा बनेगा। ये दूसरा का इमेज बना। तीसरा है अपने पास 2F1 पे, तो तीसरा का इमेज 2F2 पे ही बनेगा, सेम साइज का बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। उल्टा इमेज हमेशा वास्तविक ही होता है। इसके बाद चौथा का 2F2 के पीछे बनेगा, 2F2 और इनफाइनाइट के बीच में, और जो फोकस पर होगा उसका इनफाइनाइट पे बनेगा, और फोकस और ये अपने पास तीसरा का इमेज, चौथा का, पांचवा का, और छठा का जो इमेज है वो सेम साइड ही बनता है और रियल प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। और सेम सिचुएशन इसमें भी होगा अवतल दर्पण वाले केस में, इस केस में भी सेम सिचुएशन होगा, 6 पोजीशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार विराम अवस्था से चलना शुरू करते हैं और सीधी सड़क पर 8 सेकेंड के लिए 3 मीटर पर सेकेंड की दर से त्वरण करती है। इस दौरान तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो अपने पास विराम अवस्था से हुआ था स्टार्ट, तो u होता है इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआती जो चाल होता है वो। तो विराम अवस्था से स्टार्ट किया है तो ई पूरा का टर्म ही 0 हो जाएगा। तो अपने को सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है। तो हाफ त्वरण का वैल्यू है 3 और टी का वैल्यू है 8, तो 8 गुने 8, 2 से 4 बार में 8 चौक 32 या 96, ऑप्शन नंबर 4।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड के साथ गतिमान है। वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो 1/2 गुना 10 kg है और स्पीड 4 × 4, तो 2 से 2 बार में 4 दूना 8 × 10 80। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो निकायों के बीच हमेशा बराबर और विपरीत होता है, तो बल होता है अगर दो ऑब्जेक्ट, एक का वजन m1 है, m2 है और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है r है, तो फोर्स का वैल्यू G m1 m2 बटा में बीच की दूरी का। यहाँ से हम कह सकते हैं कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 को और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दोनों के बीच के डिस्टेंस का। यानी अगर वज़न ज़्यादा होगा तो लगने वाला फोर्स ज़्यादा होगा और बीच का डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक धातु दूसरे को उनके अनुसार विस्थापित कर सकते हैं। तो अगर रिएक्टिविटी यानी प्रतिक्रियाशीलता अगर ज़्यादा होगा तो वो दूसरे को प्रतिस्थापित कर देगा। प्रतिक्रियाशीलता का जो ऑर्डर है उसको एक बार लिख देते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील होता है पोटेशियम होता है, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, Fe आयरन, Sn, Pb, हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Ag, Au और सबसे लास्ट में प्लेटिनम Pt। तो अपने पास सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील है पोटेशियम है, फिर सोडियम। इसीलिए ये सब जो है इतना ज़्यादा क्रियाशील है कि ठंडा वाटर से भी रिएक्शन कर लेता है, तो इस सबको केरोसिन में डुबा के रखता है। शुरू वाला 2 है वो ठंडा पानी से भी, कैल्शियम मैग्नीशियम गर्म पानी से, एल्युमिनियम जो है वाष्प से कर लेता है। ये भी कभी कभी पूछ देता है। तो अगर मान लीजिए कि कोई रसायन है, किसी का सल्फेट है, मान लीजिए इसमें ZnSO4 है, तो Zn से अगर अधिक क्रियाशील के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे, Zn से अधिक क्रियाशील एल्युमिनियम है, तो इसमें Zn को प्रतिस्थापित करके और Al इसके साथ सल्फेट बना लेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिक अम्लीय होता है, कौन सा विलयन अधिक अम्लीय होगा? तो जिसका pH वैल्यू जितना कम होता है उतना ज़्यादा अम्लीय होता है। तो सबसे कम है pH = 0, तो ऑप्शन नंबर 3 अपने पास सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 15 है, इसके रासायनिक गुण निम्न में से किसके बराबर होंगे? तो रासायनिक के गुण उसका समान होता है जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, या फिर पीरियोडिक टेबल में जो सेम ग्रुप का एलिमेंट है, सेम ग्रुप का तत्व का परमाणु जो रासायनिक गुण होता है वो सेम होता है। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को। तो या तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के हम संयोजी इलेक्ट्रॉन देख लेंगे कि किसका इक्वल है, और नहीं तो परमाणु क्रमांक से देखेंगे कि 15 है, 15 परमाणु संख्या होता है फास्फोरस का। तो नाइट्रोजन फास्फोरस वाले जो ग्रुप है उसमें आता है, तो अपना फास्फोरस का और नाइट्रोजन का दोनों का सेम होगा। नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए 15 का अगर 15 होगा तो 15 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए 1s2
2s2 2p6 3s2 यहाँ 10 हो गया है और 3p3 3 और 2 5 और नाइट्रोजन का लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p 2 2 4 और 3 7। इसका बाहरी कक्षा 2 है, 2 में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ 2 और 3 5। इसका बाहरी कक्षा कितना 3 है, तो 3 वाले में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और 3 5। संयोजी इलेक्ट्रॉन इक्वल है तो इसका रासायनिक गुण भी सेम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा किसके बराबर होती है? तो विद्युत धारा का फॉर्मूला ही होता है चार्ज फ्लो थ्रू कंडक्टर पर यूनिट टाइम। मतलब जितना चार्ज फ्लो करता है यूनिट टाइम में उसको करंट बोलते हैं, यानी कि I = Q/T। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो वस्तुएं जिसके द्रव्यमान m और 9m है, बराबर गतिज ऊर्जा के साथ गतिमान है, तो उनके रेखीय संवेग का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो रेखीय संवेग और काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन होता है K = P²/2m। काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम है, तो जब दोनों का डिवाइड अगर कांस्टेंट आता है, मान लीजिए कि अगर 8/4 बराबर 4 ही है और हमेशा 4 ही रहेगा, तो इस दोनों के बीच यहाँ पर जो दोनों है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। अगर 9 को हम बढ़ाएंगे, 8 को बढ़ा के अगर मान लीजिए कि 12 किए, तो नीचे बढ़ा के हमको 3 करना होगा, तब 4 दूना 8, यहाँ पे 2 है, 4 को बढ़ा के 6 करना पड़ेगा, यानी कि दोनों के बीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऊपर वाले को बढ़ाया तो नीचे वाले को भी बढ़ाना पड़ा, तब जाके 2 हमेशा कांस्टेंट रह पड़ा। मान लीजिए कि 8 को अगर घटाते हैं, 8 को घटा के 6 कर दिए, तो नीचे भी घटा के हमको 3 करना पड़ेगा, तब तो 3 2 जा 6 2 आएगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जब किसी का कांस्टेंट वैल्यू होता है तब, और इस तरफ डिवाइड होता है तब, यानी कि P1/P2 = होता है √m1/m2। क्या है कि यहाँ P² है, यहाँ सिर्फ पावर में 1 ही है, तो m1 का वैल्यू m है और m2 का वैल्यू 9m है, तो m से m कट गया और रूट से बाहर निकलने पे 1:3, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे तो 1 पास्कल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चांदी पर डैश कोटिंग संरक्षण का उदाहरण है, तो काले रंग का होता है। 3 तत्व ABC डोबेराइनर का त्रिक बनाते हैं, तो डोबेराइनर का त्रिक में पहला तत्व का परमाणु संख्या और तीसरा तत्व का परमाणु संख्या का औसत निकालने से अपने पास जो सेकेंड परमाणु संख्या है उसका परमाणु द्रव्यमान पता चल जाता है। तो A का परमाणु द्रव्यमान जो दिया है 7 दिया है और C का दिया है 39, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 46/2, यानी B का जो है 23 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का भार 98 न्यूटन है, पृथ्वी पर इसका द्रव्यमान क्या होगा? मतलब कि भार दिया है, भार = होता है mg, द्रव्यमान × g। तो भार है 98 बराबर m का वैल्यू पता करना है 9.8, इससे 10 बार में कटेगा तो 10 kg द्रव्यमान होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्वरण का प्रतिरोध करने की पिंड की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तत्वों का वर्गीकरण क्यों महत्वपूर्ण है? तो तत्वों को गुण को सुविधाजनक ढंग से अध्ययन करने के लिए उसका जो पीरियोडिक टेबल बनाया गया है, तत्वों को पढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में एक ग्रुप में अपने पास जितना परमाणु तत्व होता है सबका
रासायनिक गुण सेम ही होता है, उसी बेसिस पे पीरियोडिक टेबल को बनाया गया है। तो पीरियोडिक टेबल को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि उसका आसानी के साथ अध्ययन किया जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अवतल दर्पण में C पर समान आकार का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? तो अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों का बताया था कि जो सेम ही होता है, तो इसमें भी अगर सेम आकार का प्राप्त करना है तो उत्तल दर्पण में सिर्फ यहाँ पे फोकस होता है और ये वक्रता त्रिज्या होता है। तो जो थर्ड पोजीशन था वक्रता त्रिज्या वाला, इस पे अगर रखेंगे तो सेम साइज का इमेज बनेगा वास्तविक और उल्टा बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा जाता है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा बता दिया है, तो ऊंचाई बताना है। तो स्थितिज ऊर्जा का जो वैल्यू होता है, एनर्जी स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। तो एनर्जी का वैल्यू 560 है, m का वैल्यू 14 kg, g बोला है अपने पास 10 लेने के लिए, h का वैल्यू बताना है। तो 1 0 से 1 0, 14 चौके 56, यानी कि 4 मीटर। ऑप्शन जो दूसरा है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन की गति का तीसरा नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। दूसरा नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सबसे कम सक्रिय कौन है? तो अपने पास जो रिएक्टिविटी ऑर्डर था, एक बार और रिवीजन हो जाएगा, लिख दे रहे हैं। सबसे कम पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, Zn, Fe, Sn, Pb, हाइड्रोजन, कॉपर, Ag, सिल्वर, Au, गोल्ड और प्लेटिनम। तो अपने पास ऑप्शन में सबसे नीचे का Ag है, तो सबसे कम सक्रिय Ag है। इस रिएक्टिविटी ऑर्डर को 2-3 बार लिखने से याद ही हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूज बहुत सारा क्वेश्चन में करके पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश द्वारा प्रजनन के लिए अधिक विविधता की अनुमति दी जाती है। तो यौन प्रजनन में सबसे ज़्यादा विविधता होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 kWh इजिकल टू डैश जूल। तो 1 kWh इजिकल टू होता है 3.6 × 10⁶ जूल। तो 1 0 तो इसको 36 बनाने में होगा, और उसके बाद 5 0, यानी कि 5 0 वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान करें। तो 10⁻⁻10 को एंगस्ट्रॉन बोलते हैं, और E अपना हाइड्रोजन का जो परमाणु है उसका आकार जो है इसी ऑर्डर का होता है, एंगस्ट्रॉन यूनिट का। कोलियम जो है पोटेशियम का लैटिन नाम है। तो C का 2, और डाल्टन जो है तत्व हेतु सर्वाधिक सर्वप्रथम चिन्हों का उपयोग करने वाला। तो ऑप्शन नंबर इसका 3rd हो जाएगा। इस PDF में इतना ही क्वेश्चन है। PDF का जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस चैनल पे पूरा साइंस का क्वेश्चन बारी बारी से जितना ग्रुप डी में पूछा हुआ है एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मिलेगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।